लल्लन नाम का एक व्यापारी किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने का उद्देश्य से चला जा रहा था। उसके पास 5-5 स्वर्ण मुद्राएं आई थी और वह सोचता था, इन स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से कोई दूसरे देश में जाकर छोटा मोटा धंधा कर लूंगा। शाम का समय हो चुका था, परंतु लल्लन रुका नहीं। वह निरंतर अपने रास्ते पर चला जा रहा था। तभी उसके सामने एक साधु महाराज दिखाई दिए। वह साधु महाराज के नजदीक गया और बोला, प्रणाम बाबा, आयुष्मान भव। बच्चा कहो, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं बाबा, मैं मुसीबत का मारा किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करने का उत्सुक हूँ। पास में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हीं से प्रदेश में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। अतः वे साधु से बोला, बाबा कोई ऐसा कहानी सुनाइए जिससे सफर भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को भी शांति मिले। सुना तो सकता हूँ बच्चा, लेकिन मेरे कहानी के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के लिए 1 असरफिया लूंगा। लल्लन सोचने लगा, मेरे पास कुल 5 असरफियाँ हैं। इनमें से 1 का असरफी देकर एक कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी? लेकिन ये साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगते हैं। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर प्रदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। ये सोचकर उसने एक अशरफी साधु को दी और बोला, ये लीजिए बाबा, लेकिन आपसे प्रार्थना है आप जो भी कहानी सुनाएं वह सच्ची हो। मुझे स्वीकार है। सुनो, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार ना कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी और जितने भी दिन के लिए काम मिले वो काम तुरंत कर लेना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब कहानी सुनाइए। मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। अरे बाबा, ये कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही वह तो उद्देश्य था। बेटा, यदि मेरा ये उद्देश्य याद रखोगे तो हमेशा फायदा ही पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो 1 असरफी। कुछ सोचकर लल्लन ने फिर से एक अशरफी निकालकर साधु महाराज के हाथ में दी और कहा, ठीक है, सुनाइए दूसरी कहानी। सुनो बेटा, कभी दूसरे के हक पर छल कपट या परपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। अच्छा बाबा, फिर क्या? बस खत्म हो गई कहानी? लेकिन बाबा, आपने तो इस बार भी उद्देश्य ही दिया है। ये लीजिए बाबा, अब आपके उद्देश्य ही सही। बताइए मेरे लिए अगला उद्देश्य क्या है? बेटा, जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, यह मेरा तीसरा उद्देश्य है। बाबा, अब तो चाहें मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएं, मैं आपसे बाकी उद्देश्य भी सुनना चाहूँगा। ये लीजिए बाकी बची हुई 2 असरफिया और मुझे 2 उद्देश्य और दीजिए। सुनो बेटा, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, आखिरी उद्देश्य यह है कि दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास ना करना। उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। ठीक है बाबा, मैं आपके बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। लगा, साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी, परंतु साधु बाबा मुझे उद्देश्य बिना कोई पैसे के भी बता सकते थे। आखिर साधु को पैसों की क्या आवश्यकता थी? खैर, ये प्रश्न में वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य ही करूँगा। अपनी ही सोच में डूबा हुआ लल्लन पुनः आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई भी धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा।
वहाँ पर उसने चंदन नाम के एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम चंदन है और यहाँ के महाराज परमजीत सिंह के यहाँ पे नौकर हूँ। मेरा काम घोड़ों के देखभाल करना है। मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी माँ सत बीमार है, इसीलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि अपने संस्थान पर 1 माह के लिए कोई और व्यक्ति रख जाऊं। यदि तुम तैयार हो तो चलो इसी समय महाराज के पास। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे तो नौकरी की ही तलाश है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ के राजा परमजीत सिंह बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम इंदुमती था। इंदुमती बहुत ही खूबसूरत थी और राजा उनसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा राजा परमजीत सिंह को घुड़सवारी का बहुत ही शौक था, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर के छटे हुए असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत से पुराने सईस भी रख छोड़े थे, जिनमें से एक चंदन भी था। चंदन लल्लन को लेकर सीधा राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम ललन है। मैं अपने संस्थान पर इसे रखने का आज्ञा लेने आया हूँ। इसमें आज्ञा की क्या हो सकता है? यदि तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे सारा काम ले जाकर समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो इसका दंड इसे नहीं बल्कि चंदन तुम्हें भोगना होगा। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो। चंदन लल्लन को लेकर सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंचा, जहां पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब चंदन ने कहा, सुनो ललन, ये 2 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है। इन्हें खिलाना पिलाना, मालिश करना आज से तुम्हारा ही काम है। मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो मित्र। फिर चंदन उसे लेकर अस्तबल में बने हुए एक कमरे में जा पहुंचा और बोला, ये मेरा कमरा है। आज से ये तुम्हारा कमरा रहेगा जब तक मैं ना लौटूं। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। उसके बाद चंदन अपने आवश्यक सामान लेकर अपने देश की ओर चल पड़ा। उसकी बीमार माँ इंतजार कर रही थी और लल्लन अपने काम में जुट गया। वह रोज घोड़े की मालिश आदि करने बाद अपने पास के ही एक तालाब में ले जाता, नहलाता धुलाता और उसके बाद घोड़ों को वापस अस्तबल में लाकर बांध दिया करता। फिर अन्य सैसियों के साथ घोड़े के खाने के लिए चने लेने के लिए चना घर में पहुंच जाता। प्रत्येक सैस को 20-20 सेर चने मिला करते थे। लल्लन ने भी 20 सेर चने की पोटली बांधी अपने अस्तबल में जा पहुंचा। उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद दोनों घोड़े के आगे डाल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद उसने सोचा, क्यों न कुछ देर के लिए बाकी साइयों के साथ गपशप किया जाए। यह सोचकर वह उसे बड़े कमरे में जा पहुंचा, जहां अन्य सईस बैठे हुए मौज उड़ा रहे थे। लल्लन ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे। वह बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरा किए हुए नशे पानी में लगे हुए हो। अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए बिना किसमें इतनी हिम्मत है कि नशा पानी कर सके। भाई, हम घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा है। भाई वे चना कूटने के लिए नहीं है,
बल्कि बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना दाना घोड़ों को खिलाना था वो तो कभी का कूट कर हम घोड़ों को खिला चुके हैं। क्या मतलब भाई, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, तुम नए हो ना, इसलिए नहीं समझे। सुनो, हमें प्रतिदिन 20-20 सेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 किलो चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर लल्लन की आंखें आश्चर्य से फट गई। लेकिन ये तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। अरे नहीं यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर चंदन ने रखवाया है, इसीलिए तुम्हें सच्चाई बता दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी और का कोई कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। उनकी बातें सुनकर लल्लन चुपचाप अपने कमरे में लौटा और अपनी चारपाई पर पड़ गया। उसके मन में कई प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, वे लोग ठीक ही कहते थे। कल से इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपए बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यापार शुरू करूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा की कही हुई आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। बेटा, कभी दूसरे के हक पर छल कपट या परपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। यह सोचकर तभी वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन लल्लन अपने कर्तव्य का पालन पूरी लगन और ईमानदारी से करने लगा। उसके अच्छी देखभाल से दोनों घोड़े 1 माह के भीतर भीतर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप साइसों को यह सूचित कर दें, वे सब अपनी अपनी घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाएं। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह लल्लन सहित सभी सईस अपने अपने घोड़े को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुँच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा उनके सभी घोड़े सुस्त और मरियल थे। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, ये इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? महाराज, मुझे लगता है कि सभी साइसों ने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की। आगे बढ़ते बढ़ते जब राजा लल्लन के पास पहुँचे तो देखा जिन घोड़ों की देखभाल लल्लन कर रहा था वह घोड़े बड़े ही तंदुरुस्त और स्वस्थ थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई और वो बोले, शाबाश, यह हुई ना बात। ललन, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ललन, तुम वही हो ना जिसे चंदन ने रखवाया था? जी महाराज, मैं वही हूँ। ललन, हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें यहाँ पर ये जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी क्यों नहीं हैं, जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है और एक सी देख रेख होती है। महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब बाकी सब साइस यहाँ पर मौजूद हो। ठीक है, सभी साइसों को यहाँ पर बुलवाया जाए। और राजा के आदेश पर बाकी सभी सईस भी वहाँ पर पहुँच गए।
हाँ ललन, अब बताओ। महाराज, सच बात यह है कि ये सभी साइंस बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह है कि 20 सेर चना घोड़ों को प्रतिदिन खिलाया जाए, परंतु ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 20 सेर चना रोज घोड़ों को खिलाता हूँ, इसलिए मेरे घोड़े अत्यंत तंदुरुस्त और बलशाली हैं। क्यों धोखेबाजो, नमक हरामो, क्या ये बात सच है? जवाब दो, वरना तुम सबकी गर्दन धड़ से जुदा कर देंगे। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई है। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। लल्लन के कहने पर इस बार के लिए सईसों को क्षमा कर दिया और कहा, आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षण नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी के हरकतों पर निगरानी रखनी होगी। इसकी पगार तुम्हें 500 सर्फिया मिलेगी और साथ ही भोजन और रहने का सस्तान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई भी मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में सड़ा दूंगा। जी महाराज। फिर राजा ने अपने हाथों में से एक हीरे की अंगूठी निकाली और उसे लल्लन के हाथों में दे दिया। ये अंगूठी तुम्हें बेदौर इनाम के देता हूँ। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना किसी को रोक टोक के मुझसे मिलने महल में आ जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन तुम लोग फिर भी कोई गड़बड़ करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। नहीं सरकार, अब ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सईस ने घोड़े के भोजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न हो उठा। कुछ दिन बीतने के बाद चंदन भी अपने देश में वापस लौट आया और वह सभी घोड़े को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। तभी बाकी सभी साइसियों ने उसे घेर लिया। लल्लन उस समय कहीं पर गया हुआ था। बाकी साइसियों ने चंदन को सारी कहानी कह सुनाई। फिर किसी तरह से लल्लन ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन चुका है। मैं वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। मैं उस ललन को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में पहुंच गया, जो वह लल्लन को सौंप कर गया था। उसे देखा कि कमरे की हालत बहुत ही अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और लल्लन के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब लल्लन कमरे में आया तो वह चंदन को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। कहो मित्र चंदन, कब आए और कैसे आए? बस अभी अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ और तुमने कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। फिर लल्लन ने उसे वह सब कुछ कह सुनाया जो उसके पीछे घटित हुआ था, जिससे चंदन पहले से ही अपने साथियों से सुन चुका था। चंदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध से जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन में लल्लन को सबक सिखाने का सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी इंदुमती की आंखों में
नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी। तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के टुकड़े को एक तरफ हटाया। यह उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उसे गुप्त रास्ते की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगी। इधर मूसलाधार बारिश होने की वजह से लल्लन की नींद टूट गई। मौसम खराब हो गया है। देखूं कहीं बाकी साइयों ने घोड़ों को खुले में ना बांध रखा हो। लल्लन अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरे के फर्श पर एक लकड़ी का टुकड़ा एक तरफ से हटा और उसमें से राजकुमारी इंदुमती बाहर आई और चंदन को उठाने लगी। राजकुमारी, तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, यहाँ पर ललन है। ना जाने ये ललन कहाँ पर चला गया। कौन लल्लन? इसके बाद चंदन ने राजकुमारी को सब कुछ बतला दिया। असल बात यह थी कि चंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई भी सूचना नहीं थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चंदन, हमारे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह ही देखना हम उसे कैसे सबक सिखाते हैं। इधर लल्लन जब अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आते हुई आवाजों को सुनकर वह हैरान हो गया। कमरे के बाहर ही खड़ा होकर वह सोचने लगा, अरे इतनी रात गए, चंदन किस स्त्री से बात कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए लल्लन ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। इसी समय चलकर महाराज को ये खबर देनी चाहिए। चंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। लेकिन अब भी उसने राजमहल की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया ही कि उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी। बेटा, जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। यह मेरा तीसरा। यह सोचकर कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। राजकुमारी, काफी समय हो गया है, वो ललन किसी भी समय आ सकता है। तुम वापस महल लौट जाओ। फिर राजकुमारी अपने महल चली जाती है और चंदन चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। लल्लन ने काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, तो उसने खिड़की से भीतर झांका, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देखकर वह चंदन को आराम से पलंग पर लेटे देखकर वह फिर से हैरान हो गया। आश्चर्य है, दरवाजा खुला है। ये सब क्या चक्कर है। लगता है इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई और चली गई। मैं कल सुबह चंदन के अनुपस्थिति में इस गुप्त मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी इंदुमती ने दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। उनकी चीख सुनकर राजा परम सिंह जागे और राजकुमारी के कक्ष की तरफ पहुंच गए। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? पिताजी, अपने अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी हमारे कक्ष में आया था। वह हमारी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जैसे ही हम चीखे वह खिड़की से कूदकर भाग गया। उस नीच की इतनी हिम्मत! वो महल में घुस कैसे गया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ।
सैनिकों की खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी। हमें विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई उस अंगूठी को दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। ललन, तुम अब कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। कठोर दंड देने से काम नहीं चलेगा पिताजी। हमें उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आखिर हमारी योजना काम कर ही गई। अब हमारे और चंदन के बीच कोई कांटा नहीं रह जाएगा। फिर राजा अपने शयन कक्ष में आ जाते हैं, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। कल सुबह मैं ललन को बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा परमसेन जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण ललन को मृत्यु दंड देने के कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? तब तुम्हारी भी तो बदनामी होगी। लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम राजा हो, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। ललन को चुपचाप मौत की घाट उतरवा दिया जाए, किसी को कानो कान पता तक नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक रहेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये काम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। अगले दिन सुबह राजा नगर की ओर चल दिए। वह कासिम कसाई से मिलने के लिए जा रहे थे। संयोग की बात है कि कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। कासिम, एकांत में मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से सिर काट लेना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सर को लपेटकर उस व्यक्ति को दे देना और धड़ समुद्र में फेंक देना। लेकिन हजूर, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना ही होगा। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह अपराध हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति का आने का इंतजार करो। राजमहल में पहुंचकर राजा परमजीत सिंह ने लल्लन को बुलावा भेजा। ललन, तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वो तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुझ तक पहुंचा देना। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहें महाराज। राजा का आदेश पाकर लल्लन कसाई की दुकान की ओर निकल पड़ा, लेकिन न जाने क्यों उसके मन में एक संदेह हो रहा था। आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है? मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वह आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। लल्लन उनके समक्ष जाकर खड़ा हो गया। बच्चा, खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। क्षमा करें महाराज, मैं किसी जरूरी कार्य से जा रहा हूँ, इसीलिए नहीं रुक सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की बात गूंजने लगी। तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से
कहीं पर जा रहे हो, यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, वह विचार आते ही लल्लन उन साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर चंदन यह जानने के लिए कि लल्लन को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलवाया है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। चंदन राजमहल के आसपास ही मंडरा रहा था। अपनी खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि चंदन पर पड़ गई। वह सोचने लगे, अरे चंदन, क्यों ना इसी को कासिम कसाई के पास भेज दूं। ये मूर्ख है, इसीलिए कासिम से ललन का सिर लाने में ज्यादा सर खपाई नहीं करेगा। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? सुनो चंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के खाने में चले जाओ। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और चंदन कुछ ही देर में कासिम के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि लल्लन अभी वहीं साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म चर्चा सुन रहा था। मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। ओह, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे पीछे जो अलमारी रखी है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। चंदन जैसे ही पीछे वाले अलमारी की तरफ पलटा, कासिम कसाई ने तेज तलवार से उसका सर काट दिया और जल्दी जल्दी उसका सर एक पोटली में बांध दिया। इधर लल्लन बड़े ही मजे से साधु के बीच में धर्म चर्चा को सुन रहा था। जब धर्म चर्चा समाप्त हो गई तो वे साधु अपने अपने संस्थान को चल दिए। तब लल्लन को याद आया, अरे बाप रे, महाराज ने मुझे कसाई के दुकान पर कोई चीज लाने के लिए भेजा था। मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो कोई भी सामान है मुझे दे दो। ये पोटली तुम महाराज को दे देना और इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं जानता हूँ, तुम चिंता ना करो। यह वही पोटली थी जिसमें चंदन का सर लिपटा हुआ था। लल्लन पोटली लेकर सीधे महाराज के सामने जा पहुंचा। तब महाराज और उनकी पुत्री उसी कक्ष में मौजूद थे। लल्लन को जिंदा देखकर वो दोनों घबरा गए। अरे तुम यहाँ पर कैसे? आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं महाराज? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था। मैं आपका काम करके सीधा चला आ रहा हूँ। मुझे कुछ देर अवश्य हो गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें क्या है? ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ। लल्लन ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ लल्लन के भी होश उड़ गए। उसमें चंदन का कटा हुआ सिर था। राजा को सारा मामला समझने में देर न लगी। लगता है चंदन लल्लन से पहले ही कासिम कसाई के दुकान पर पहुंच गया, अतः उसने उसी का सिर काट दिया। महाराज, ये तो शायद चंदन का सिर है। आखिर ये सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी इंदुमती चंदन के कटे हुए सर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रिय, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम क्या जानते थे कि हमारी ये चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तलवार मयान से निकाल ली और क्रोध से चीख कर बोले, इंदुमती, सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर है? ललन को तुम क्यों मारवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। फिर राजकुमारी इंदुमती ने सारी बात सच सच अपने पिताश्री को बता दी। सब कुछ जानकर
राजा की आंखों के सामने मानो अंधेरा ही छा गया। ये मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना कोई अपराध मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी ने न जाने कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में मार दिया। मरते मरते वह बोलने लगी, पिताश्री, हमें माफ कर देना। हमने आपको धोखा दिया है, एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है। शायद भगवान ने स्वयं ही इसकी सजा दी है हमें। हमसे हमारे प्रेमी को छीन लिया। लल्लन, तुम भी हमें माफ कर देना। हम अपने प्रेम में अंधे हो गए थे। अगले दिन भरे राज दरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल किया और कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अब इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ। इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज्य का राजा ललन होगा। ललन को ही राजगद्दी सौंपकर संन्यास लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। समस्त दरबारी ने पहले तो राजा के फैसले का विरोध किया, लेकिन राजा के अटूट फैसले के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा और उन सब ने ललन को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से लल्लन का राज तिलक किया गया। इसके बाद महाराज परमजीत सिंह ने संन्यास ले लिया और राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब इस राज्य का राजा लल्लन बन चुका था। वह बड़ी ही कुशलता और ईमानदारी से राज्यपाल को संभाल रहा था। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया, साधु बाबा के बताए हुए उद्देश्य मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद हुए हैं। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। प्रणाम महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। पूछो बेटा। फिर लल्लन साधु महाराज को सारी कहानी सुनाता है। बेटा, तुमने उन उद्देश्यों का पालन किया, इसीलिए तुम इतनी उन्नति कर पाए। साधु महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप एक साधु हैं, फिर भी आप वो सब उद्देश्य बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, परंतु आपने एक उद्देश्य के लिए एक एक स्वर्ण मुद्राएं ली। आखिर इसका क्या कारण था? सुनो बेटा, अगर मैं तुम्हें ये सब बातें मुफ्त में बता देता तो तुम जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज ज्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती और ना ही वे उनका विश्वास करता है। इसीलिए मैंने 5 उद्देश्य के बदले तुमसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थी और वे स्वर्ण मुद्राएं आज तक मेरे पास सुरक्षित हैं। ये लो, वो स्वर्ण मुद्राएं तुम मेरे तरफ से गरीबों में दान कर देना। अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर लल्लन वापस अपने राज्य को लौट गया। अब वह बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग से अपने राज्य का पालन करने लगा और अपनी प्रजा की देखभाल करने लगा।